हेलो एवरीवन। आप सभी को आज के इस हिंदी विषय के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और वो विषय है गद्यांश। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 61 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक अथवा छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा लिखेंगे। कक्षा है 9, विषय है हिंदी, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति का जागृत करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र लेखक हरिशंकर परसाई के विचार को समझने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र इसके माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई जी के जीवनी से परिचित हो सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को जान सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। ठीक है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, पुस्तक, संकेतक इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है छात्र छात्रा मनुष्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग होता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। ठीक है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, ईश्वर ने किसकी रचना की है? तो देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं संसार की रचना की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? उत्तर दिए संसार की। ठीक है, अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मनुष्य। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, मनुष्य पैरों में क्या पहनते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जूते, चप्पल इत्यादि। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, जूते हम कब पहनना छोड़ते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जूता फटने पर या जूता पुराना होने पर। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय और प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पंगड़ियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। ठीक है, छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लेखक का जीवन परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सन 1995 में उनका निधन हो गया। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है,
इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सन 1922 में। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, लेखक हरिशंकर परसाई जी का निधन कब हुआ? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सन 1995 में। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। प्रस्तुति लेख में लेखक प्रेमचंद के फटे जूतों को देखकर चकित होकर कहते हैं कि फोटो खींचने की अगर यह पहना है तो लुक के तरह होगा। जूतों में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुलियों की बाहरी निकल आई है, फिर भी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का पहला पारा लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है डॉट डॉट डॉट, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। और इस पंक्ति के बारे में छात्र अध्यापक जो समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या समझाते हैं, यह पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी है। लेखक कहते हैं कि उनके पास प्रेमचंद जी का एक फोटो है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ हैं। सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए प्रेमचंद ने अपनी पत्नी के साथ फोटो तो खिंचवाई, किंतु पाँव में जो गंदे ढंग से बंधे हुए जूते हैं उनमें से एक फटा हुआ है। कनपटी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरे पर घनी मूछें हैं। उनके दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें उनकी उंगली बाहर निकल आई है। लेखक हरिशंकर परसाई जी सोचते हैं यदि यह उनकी फोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। फिर लेखक सोचते हैं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपठ कार्य पर छात्रोध्यापक प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का जो पहला पारा समझाए उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है। तो हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है उपहास। उपहास का अर्थ होता है खिल्ली उड़ाना। दूसरा है आग्रह। आग्रह का अर्थ होता है पुनः पुनः निवेदन करना। और तीसरा है कलेश। कलेश का अर्थ होता है दुख। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ाए बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाए हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं फटे जूते। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उनकी पत्नी के साथ। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है
पुनरावृत्ति, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार का अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते थे। दूसरा प्रश्न करेंगे, इस रचना को लिखने की प्रेरणा लेखक को कहाँ से प्राप्त हुई। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है, वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।